न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी से जुड़े एक सरपंच की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अनंतनाग जिले के लड़कीपोरा में आतंकवादियों ने सोमवार को 40 वर्षीय अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीर ने कहा है कि अजय पंडित कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और उस इलाके में हाल के समय में कांग्रेस के 2 सरपंचों की हत्या हो चुकी है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उपराज्यपाल जीसी मुर्मू इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दें। और पिछले साल नवंबर में अनंतनाग जिले में ही एक आतंकी हमले में कांग्रेस के सरपंच मोहम्मद रफी और एक सरकारी अधिकारी की भी हत्या की गई थी। और गुलाम अहमद मीर ने यह कहा है कि अजय पंडित की हत्या के बाद प्रशासन की बेरुखी का आलम यह है कि कोई भी अधिकारी उनके घर पर उनका दुख बांटने के लिए नहीं पहुंचा है। उन्होंने इस हत्या पर गहरा दुख जताते हुए प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार भी ठहराया है। उधर अजय पंडित की हत्या के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया वो इस बात के लिए कि अजय भारती जी की शहादत को आज 3रा दिन है, मगर अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके परिवार की ओर कोई एक आदमी हाल विला पूछने भी नहीं गया कैसे हुआ क्या हुआ। हमने पहले दिन इसीलिए कहा था कि इस इंसिडेंट की जांच होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। उसके पीछे में हमारा मकसद ये था कि इस शख्स ने पिछले 1-1.5 साल से पिलर टू पोस्ट अपील की, पर्सनली गया, स्टेट पंचायत कॉन्फ्रेंस जिसके ये ओहदेदार थे स्टेट लेवल के, उन सब ने सरकार को लिखा, मरकज़ को लिखा कि अजय भारती जी एक वल्नरेबल एरिया में, सेंसिटिव एरिया में काम कर रहा है, लोगों की खदमत कर रहा है, इसको ज़ाती सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मगर क्या क्या सिचुएशंस में से उसको गुजरना पड़ा, किस किस तरह से इनको कहा गया कि पहले आप पार्टी बदल दो, फिर शक्ल सूरत बदल दो, फिर चिट्ठियाँ हुकूमत से ले आओ, जो उसके बस में नहीं था। तो उससे साफ जाहिर होता है कि कितना सिलेक्टिव ये सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है कि जो रूलिंग साइड के लोग हैं, चाहे वो ओहदे पर है या नहीं है, उनको तो एक एक कंपनी लगा रखी साथ में। जो इस तरह का साथी लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा था, इसकी बात नहीं सुनी सरकार ने। सुनी होती तो आज अजय भारती की शहादत नहीं होती। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के डोरू क्षेत्र में चुने हुए एक सरपंच अजय पंडिता जी, जो कश्मीरी पंडित थे और पिछले कई वर्षों से उसी क्षेत्र में रह रहे थे, वो चुने हुए सरपंच थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का जिस तरीके से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी से सफाया किया है, चुन चुन कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आतंकवादियों पर सेना का ताबड़तोड़ ऑपरेशंस कश्मीर के अंदर जिस तरीके से चल रहे हैं, उससे बौखलाहट के अंदर आकर पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने अनंतनाग के डोरू क्षेत्र के अंदर रहने वाले कश्मीरी पंडित हिंदू समाज के सरपंच अजय पंडिता जी की निर्मम हत्या की है। पाकिस्तानियों ने यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तान और आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी, जबकि इनके तबके के तमाम लोग वहां से जो है 1990 के अंदर एक खौफ या किन हालात के अंदर वहां से घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, ये शख्स फिर वहां पर जाकर इसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं बल्कि वहां पर वोट लिए, और इन हालात के बावजूद भी वो आज भी वहां पर अपने लोगों की खिदमत कर रहा था, अपने गांव की खिदमत कर रहा था, उसको गोलियों का निशाना बनाया गया। तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये तमाम तर जिम्मेदारी, ये तमाम नाअहलियत जो है ये सरकार की है। किस तरीके से जहां सरकार अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, तो किस बुनियाद पर फिर सरकार ये कहती है कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां पर दोबारा से तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनको बसाएंगे वहां पर। यह इंतहाई दुख का वाक़या है। तो हम ये सरकार से मुतालबा करते हैं कि सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुतल्लिका अफसरों पर वहां पर जो है वो फिक्स करे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि वो वहां पर सरकार पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का सरपंच इलेक्टेड वहां पर जब बैठा हुआ था, क्या उसको इस वक्त तक सिक्योरिटी क्यों नहीं?
इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से ये सरपंच पंडित अजय पंडित जो थे, इनकी हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, और अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है लाजमी था, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकियों के निशाने पर कश्मीर में अगर 5 सरपंच है जी, उसी का एक सरपंच की हत्या हुई थी और उसके साथ एक सरकारी मुलाजिम जो था वो भी मारा गया था जी। लेकिन जिस तरह से 17 साल की बात करें, 17 साल के बाद घाटी के अंदर एक हिंदू सरपंच की जो है वो हत्या कर दी गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसका जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन लगातार जिस तरह से जो अजय पंडिता जो सरपंच जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की है, उन्होंने कई बार मांग की थी कि जो है उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली और उसी का नतीजा है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकी। रविंद्र श्रीवास्तव आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ रविंद्र शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए, उनसे जानते हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। रविंद्र शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या घाटी में अब सरपंचों की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन कहीं ना कहीं असफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बहुत दुखद घटना है जी कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक सदस्य जी, जो कि वहाँ उस हालात में पॉलिटिकल प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया, जी चुने हुए सरपंच थे, जी। एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया अनंतनाग के दूरू इलाके में वो रहते थे, जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जी जी और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई जी और प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं लगा कि ये एक तो सरपंच हैं और दूसरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जी जो कि टारगेट रही है और रहेगी, और क्योंकि उनका मकसद दुश्मन का हल होता है जी और उसको सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं देना, जी ये तो निर्मम हत्या है जी। और एक मैं समझता हूँ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जी और जिसमें प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसी पूरी तरह इन्वॉल्व है जी कि वो फेर रही हैं कि उनको ये पता नहीं लगा, और फिर उसने गुहार लगाई। जी और मैं ये इल्जाम लगाता हूं कि अगर वो कहीं रूलिंग पार्टी से होते तो उनको सुरक्षा प्रदान की गई होती, क्योंकि वो विपक्ष थे जी 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 और इसलिए उनको जो है कोई किसी ने पूछा नहीं। जी ये तो बहुत ही गंभीर और चिंता की बात है जी। कि वो शहीद हो गए। जी 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 जी। रविंद्र श्रीवास्तव, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की वजह से उनकी नजरअंदाजी की गई और इसी वजह से उनकी हत्या की गई है, तो बीजेपी की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, राज्य प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है अभी तक? रविंद्र श्रीवास्तव, अभी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है जी। लेकिन सवालिया निशान प्रशासन की बेरुखी पर उठते हैं। जी। अजीत पंडिता जो हिंदू कम्युनिटी थे और जम्मू जब 90 के दशक में वहां पर पंडितों का कत्लेआम हुआ आतंकियों द्वारा, तो वहां कश्मीर घाटी छोड़कर ये लोग जम्मू में आ बसे थे और यहाँ से फिर इन्होंने चुनाव जो है अनंतनाग जिले से जीता और इलेक्टेड सरपंच थे। चाहिए था, जिस तरह से लगातार वो मांग कर रहे थे कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं हुई। और लगातार जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकियों को मार रहे हैं, तो उसी की बौखलाहट का नतीजा है कि जो अजय पंडिता है वो आतंकियों के निशाने पर आए और उन्होंने 17 साल के बाद एक हिंदू कश्मीरी पंडित जो है सरपंच, उसकी हत्या की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर जरूर सवालिया निशान जो है वो उठ रहा है और हर तरफ यही मांग की जा रही है कि जिस तरह से सरपंचों की हत्या पहले भी होती रही है, अब कहीं ना कहीं अगर सरकार चेत जाए तो जो बाकी के पंच सरपंच हैं उनकी जान बच सकती है, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जा सकेगी। रविंद्र श्रीवास्तव, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सुरक्षा का दावा किया था जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया है और उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार ये कहती रही है कि शांति व्यवस्था वहां पर कायम की जा रही है और हो भी रही है, लगातार आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच इस तरीके की घटना होना शर्मनाक ये घटना है, निंदनीय ये घटना है। लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल साबित हो रही है? देखिए, जहाँ तक सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है जी, उसको हम सराहते हैं, बड़े कठिन दौर से वो निपट रहे हैं। जी
और इतनी बड़ी संख्या में हम आतंकवादी भी मारे जाते हैं, लेकिन सेना के ऑफिसर्स और जवानों की शहादत की भी संख्या कम नहीं हुई है, बड़ी है। जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 2014 में 70 के करीब मिलिटेंट टोटल थे कश्मीर वादी में, जो कि उस वक्त के सिक्योरिटी ऑफिसर दावा करते थे पब्लिकली। आज 250 से 300 मिलिटेंट अगर हर साल मारे जाते हैं तो फिर भी 250 से 300 मिलिटेंट एक्टिव बताए जाते हैं। ये लोकल मिलिटेंट भी पैदा हुए, बाहर से भी आए। और पीओके जिसका हमने कहा जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके ध्वस्त कर दिए कैंप, आज यहाँ के आर्मी के टॉप ऑफिसर्स, पुलिस के सिक्योरिटी के टॉप ऑफिसर्स ये भी कहते हैं कि 250 से 300 मिलिटेंट सरहद के पार बैठे हैं। इसलिए एक तो उस फ्रंट पे सरकार फेलियर है, हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्स फेलियर है। उनका काम है बंदूक चलाना, वो अपनी जान की कुर्बानी दे करके उनका सफाया लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों, ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बताना होगा। कश्मीर की इस पॉलिसी में कहाँ क्या गलती है। दूसरी बात कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत गुहार लगाते थे कि आपको सुरक्षा से ले जाएंगे। 6 साल पहले आपने क्या कहा था, आप ये हमेशा बात कहते रहे कि 90 के बाद तो आए थे, लेकिन ये तो अजय भारती जी 96-97 से ही कश्मीर में रहते हैं। और उन्होंने अपना इंटरव्यू, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका इंटरव्यू एक न्यूज एजेंसी को जो उन्होंने जीते जी दिया था, और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा भी है, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, गुहार भी लगाई है, कोई पूछता नहीं। वो भी मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप हैं आप उसको देखिए। एक लोकल चैनल जहाँ पे उन्होंने बात की है, मैंने भी आज देखा कि एक आदमी शरेआम सरपंच है उस गढ़ में, वहाँ ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। वहाँ जो भी कोई आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेता है, कितने विधायक मारेंगे, कितने मंत्री मारेंगे कश्मीर के अंदर, उनका धर्म नहीं देखा उन्होंने। और इसी संगठन जिसने इसका जिम्मेवारी ली है, उस संगठन ने धमकी दी थी 1 हफ्ता पहले। मैंने भी उसके खिलाफ सख्त कंडेम किया कि ऐसे संगठन जो इस तरह की धमकियां देते हैं कि जो भी बाहर से बसेगा उसको खत्म करेंगे। मुझे भी गाली गलौज आई फेसबुक पे, वो भी मैं सबूत आपको भेज सकता हूँ। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी या किसी संगठन विशेष जो हमारे विरोधी उनका नाम लेकर के कहा था, लेकिन हमने उसका कंडेम किया, क्योंकि ना आतंकवाद का कोई धर्म है ना शहीद का कोई धर्म है। जो शहीद किसी भी धर्म से मारा जाता है वो शहीद है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। और जो आतंकवाद का रास्ता अपनाता है वो जो है उसका भी कोई धर्म नहीं, उसका एक ही धर्म है, टेरर कैसे पैदा करना, दहशत कैसे पैदा करना, कश्मीर को डिरेल कैसे करना, कश्मीर में आम आदमी जुबान ना खोले, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा न ले। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को फेल करना चाहता है आतंकवादी। उसके लिए वहाँ मुसलमान हिंदू कोई भी नहीं, लेकिन पहला टारगेट माइनॉरिटी है। वो जरूर बात है। तो क्यों नहीं सुरक्षा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक आज तक संख्या गिनी गई कि कितने लोग मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में सरपंच, पंच और म्युनिसिपल काउंसलर हैं, कितने उसमें से माइनॉरिटी के हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा। उन लोगों को तो सुरक्षित कर लेते। और जिस आदमी ने मांगी सुरक्षा, उसी आदमी ने वहाँ रेजिडेंस भी दिए जाते हैं सरकारी, लेकिन सिर्फ रूलिंग पार्टी वालों को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता तो शायद सुरक्षा भी मिली होती और ना मारे जाते। रविंद्र जी, तो कहीं ना कहीं आप भाजपा पर, बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से थे इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी गई। देखिए आज का जो प्रशासन है, मैं आपको ये भी इल्जाम लगा रहा हूँ कि 6 जनवरी को हमारी 134 साल पुरानी पार्टी है, ठीक है, 135 साल में है, लेकिन 6 जनवरी से लेकर के आज तक हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को 6 बार लिखा होगा कि कांग्रेस पार्टी विधिवत तौर पर आपसे मिलना चाहती है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किसी डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमको नहीं मिले। मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ पार्टी के तौर पर, जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ। और हर रोज भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ उस किस्म के संगठन उनको कितनी बार मिले हैं, जिस वक्त चाहे वो मिल सकते हैं। जो संगठन परसों चौथ बने हैं, जो इनके आशीर्वाद से बने हैं, उनको भी 3-3 बार 4-4 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिल गए। ये हालत होगी तो ओपोजिशन का सुरक्षा की बात कहाँ उठती है। वहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा है, और जहाँ हमारे सीनियर लीडर्स की सिक्योरिटी और सब कुछ जो है वो बिल्कुल थिन कर दिया गया, जो उठा लिया जाता है। तो इस किस्म के हालात होंगे। आतंकवाद से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। कश्मीर वादी में भारतीय जनता पार्टी का निशान नहीं था, वहाँ कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, दूसरी मेन पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता, संख्या गिनिए कितने मारे गए। जी, उपराज्यपाल सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी विपक्षी दल की। बिल्कुल, ये बात मैंने आपको कह दिया। जब अपॉइंटमेंट तक नहीं उनको इजाजत मिलती कि ओपोजिशन को मिलिए, तो फिर वो सुनवाई की बात कहाँ होती। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ
का प्रशासन, एक तरफ की हिदायत जी या तो अफसरों को डर है जी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से जी और इसलिए उनके हाथ बंधे हैं, हम नहीं जानते। जी जी लेकिन अफसर क्यों ऐसा करेगा? हम जी। ये मानते हैं कि इसमें राजनीति है जी और इसी वजह से अजय भारती को किसी ने सुना नहीं, उसकी फरियाद नहीं सुनी। जी और रविंद्र शहीद जी हो गए, जी बहुत दुखद घटना है। जी शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। शाइना जी, क्या कुछ कहेंगी इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक पंडित सरपंच उनकी हत्या की गई है और इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि सरपंच ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन कई बार सुरक्षा की गुहार लगाए जाने पर भी उसको सुरक्षा इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बीजेपी से नहीं थे, वो कांग्रेस से थे। देखिए, ये बेबुनियादी आरोप लगाना मुझे लगता है बेमतलब होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमेशा हम मानते हैं कि वो सर्वप्रथम है। कोई भी सवाल नहीं उठता है कि सरपंच कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। तो अफवाहें न फैलाएं, पहले तहकीकात होने दीजिए कि क्या हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं आपसे विनती करूंगी कि आदरणीय गृह मंत्री जो स्वयं देख रहे हैं कि क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, उनकी ऑफिशियल प्रतिक्रिया आपको मिलेगी और वो मिलेगी तहकीकात के बाद। तो तब तक अमन बनाए रखें और ऐसे अफवाहें न फैलाएं। कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। रविंद्र शर्मा जी, लगता है कि संपर्क कट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाइना एनसी जी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई है और उसके बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। हालांकि अभी उन्होंने हाल ही में इस घटना के बाद उन्होंने ये मांग की है कि जितने भी बाकी के वहां पर सरपंच हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए। सरपंचों की तरफ से भी ये कहा गया है, जो संगठन है वहां पर सरपंचों का, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है साफ तौर पर केंद्र सरकार पर कि सरपंचों की सुरक्षा नहीं की जा रही है और इस वजह से सरपंच नाराज हैं केंद्र सरकार से। देखिए, सरपंच को नाराज होने का कोई मुद्दा उठता ही नहीं है, क्योंकि जहां तक सवाल है कि सुरक्षा देना ये हमारा फर्ज है और हम किसी के साथ ऐसे विश्वासघात नहीं करेंगे या फिर ऐसे अलग व्यवहार नहीं कि ये बीजेपी के हैं और ये कांग्रेस के। फिलहाल हम चाहते हैं अमन बनाए रखें कश्मीर में, और खास तौर से जम्मू कश्मीर में आज के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा एक चीज है, लेकिन कोविड के निमित्त ये सब मोडालिटीज भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए आरोप बेबुनियादी लगाने से इससे अच्छा है कि हम तहकीकात के बाद आदरणीय गृह मंत्री और होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान पढ़ें। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जितने भी वहां पर बीजेपी के चाहे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, किसी के पास कोई ओहदा है या नहीं है, उन सबको सुरक्षा दी गई है, लेकिन जो चुने गए हैं जो लोग जैसे सरपंच, उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। मांग के बावजूद भी इसी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, पाकिस्तान पर लगातार भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कायराना हरकतें करवाई जा रही हैं, बिल्कुल करवाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो वहां पर चुने गए लोग हैं, सरपंच हैं, उनको सुरक्षा देनी चाहिए? आतंकवादी को सुरक्षा देना ये कहाँ की आतंकवादी को सुरक्षा नहीं, शाइना जी, आपने अभी कहा, शाइना जी, मैंने कहा क्या जो चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, सरपंच हैं, उनको क्या आपको नहीं लगता क्या सुरक्षा देनी चाहिए? क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं। को सुरक्षा मिलेगी, वो स्वाभाविक रूप से मिलेगी, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है, मैं मानती हूं कि बेबुनियादी आरोप से अच्छा है कि तहकीकात के बाद हम चर्चा करें। धन्यवाद। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, सरपंचों की बात कर लेते हैं। शाइना जी, सरपंचों ने भी वहां पर प्रदर्शन किया है केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य प्रशासन के खिलाफ, और ना सुनवाई करने का आरोप उन्होंने साफ तौर पर लगाया है। फोन काट गई हैं शाइना जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेता फोन काटकर चली गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर जवाब नहीं देना उचित समझा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सरपंच की हत्या का यह मामला अब सामने आया है और इसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार, बीजेपी की जो सरकार है वो अनदेखी कर रही है सरपंचों की, जनप्रतिनिधियों की, जो चुने गए हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। सरपंचों के संगठन ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और अब बीजेपी जवाब देने से कतरा रही है। बीजेपी की तरफ से साफ साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है।
बेबुनियाद आरोप लगाने के इन्होंने भी आरोप लगा दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरपंच वहां पर सामने आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है, पार्टीबाजी की जा रही है। अगर कोई बीजेपी से है तो उसको सुरक्षा दी जा रही है, चाहे वो नुमाइंदा है जनता का या नहीं है, चाहे कोई ओहदा है उसके पास या फिर नहीं है, उनको सुरक्षा वहां पर दी जा रही है। लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा है, जनप्रतिनिधि है, तो उनको मांग के बावजूद भी वहां पर सुरक्षा नहीं दी जा रही। खबर की ओर, देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई 12वीं की बची हुई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और बाद में इन परीक्षाओं की तारीख जुलाई में रख दी गई। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट में उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से अर्जी दाखिल की गई है जिन्हें पेपर देना है। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई को निर्देश दिया जाए कि वो इंटरनल आंकलन में मिले मार्क्स के आधार पर बाकी सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग करें। और याचिका में लाखों बच्चों की सेफ्टी का सवाल भी उठाया गया है और कहा गया है कि अगर वो एग्जाम में बैठे तो कोरोना महामारी के कारण खतरा बढ़ सकता है। और देश में कई राज्यों में 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को इंटरनल मार्क्स के आधार पर प्रमोट करने को भी कहा गया है। तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में शुरू भी हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से सीबीएसई ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराने का फैसला सीबीएसई की तरफ से लिया गया है। लेकिन अभिभावक चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के और कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कि सीबीएसई को यह आदेश दिया जाए कि 12वीं की जो बची हुई जो परीक्षाएं हैं उनको ना करवाया जाए, उनको रद्द किया जाए और जिस तरीके से आंतरिक परीक्षाएं होती हैं या फिर जो बाकी की परीक्षाएं हैं उनके आधार पर ही उनको प्रमोट करने का काम किया जाए। और लगातार इस बात को लेकर के अभिभावक सतर्क नजर आ रहे हैं। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है अभिभावकों की तरफ से? देश भर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं जी। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई की 12वीं की बच्ची की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी जी। बाद में इन परीक्षाओं की तारीख जुलाई में रख दी गई, जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जाए। उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन बच्चों के पेरेंट्स ने यह दाखिल की है जिनके पेपर हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई के निर्देश दिया जाए कि वह इंटरनल आंकलन के तरीके से जो है मार्क्स आधारित करके और बाकी सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग करें और बच्चों को पास कर दें। याचिका में लाखों बच्चों के सेफ्टी का ब्यौरा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं इस समय चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सुरक्षित नहीं है कि बच्चों को जो है सेंटर तक भेजा जाए। और देश के कई राज्यों में 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द करके उनको इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो उसी तर्ज पे लोग चाहते हैं कि 12वीं के जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से प्रमोट किया जी। और सुधीर जी, इस मामले पर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब इस पर सुनवाई होगी? जी, अभी इसकी अगली तारीख नहीं आई है जी। और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी क्योंकि देश भर में 10,000 से ज्यादा बच्चे मतलब जो कोरोना के मामले डेली आ जी। और आप देखिए 2,75,000 से आंकड़ा पार हो गया है। और जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है और इसमें लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा एग्जाम देने जाए या बच्चा जो है बाहर जाए जी। क्योंकि सुधीर जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एग्जाम जो है वो शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के, तो वहां पर भी कई जगह पर ऐसा देखने को मिला है जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसीलिए यह डर अभिभावकों में अब पनप रहा है कि कहीं उनका बच्चा भी कोरोना वायरस से जो है संक्रमित ना हो जाए। इसको लेकर के ये याचिका लगाई गई है। लेकिन क्या कुछ लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है? और सीबीएसई की तरफ से अगर बात की जाए तो खासतौर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया इस याचिका के बाद आ रही है? जी, अभी सीबीएसई की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई शायद इसको जो है प्रमोट कर दे, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत ही दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों को बाहर भेजना सुरक्षित नहीं है। और सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि उनको बच्चों को जो है एवरेज मार्किंग देके उनको प्रमोट किया जाए।
जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीएसई की जो बाकी परीक्षाएं हैं जो होनी हैं 1 तारीख से 15 जुलाई तक, उनको रद्द करने की मांग की गई है अभिभावकों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कि जो सीबीएसई की बाकी की बची हुई परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उनका बच्चा परीक्षा देने जाए, क्योंकि परीक्षा देने अगर वो जाएंगे तो एक खतरा उनमें बन रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कहीं उनका बच्चा ना हो जाए। और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में अब गुहार लगाई गई है कि जो परीक्षाएं होनी हैं 1 तारीख से 15 जुलाई के बीच उनको रद्द किया जाए और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।